तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है मेरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। कल यूपी की एक कोर्ट ने, बल्कि ग्रेटर नोएडा की कोर्ट ने पाकिस्तान सरहद पार करके बिना वीज़ा के आई सीमा और अपने जो 4 बच्चों को लेकर आई थी, सीमा और सचिन, इन दोनों को ज़मानत दे दी। मुझे अपनी क्राइम रिपोर्टिंग के करियर में बहुत कम ऐसा याद है कि किसी महिला पर जासूस होने का शक हो या जो बिना वीज़ा के ख़ासतौर पर पाकिस्तान से भारत में आया या आई हो, उसे इतनी जल्दी बेल मिलती या ज़मानत मिलती, लेकिन ऐसा हुआ। तो जैसा मैं शुरू से कह रहा था, खुद नोएडा पुलिस की शुरुआती जांच के बाद ये साफ़ हो गया था कि मामला जासूसी का नहीं है, बल्कि मामला इश्क का है। तो सीमा और सचिन को जेल में रहना पड़ा 2-3 रात, लेकिन अब उसके बाद ज़मानत मिल गई। और आज सुबह सीमा कायदे से कहें तो अपने ससुराल ग्रेटर नोएडा के रब्बूपुरा इलाके में पहुंच गई। पूरे इलाके में पूरी भीड़ है, लोगों का आना जाना लगा हुआ है, क्योंकि हर एक को ये खबर मालूम है। तो आज दोपहर बाद मैं भी ग्रेटर नोएडा के इस रब्बूपुरा गांव पहुंचा, अपने कैमरामैन विनोद शिकारपुरी को लेकर, भूपेंद्र जो हमारे नोएडा के रिपोर्टर हैं उनको, वो भी साथ, और हम लोग वहाँ पहुँचे। और वहाँ सीमा और सचिन से पहली बार मुलाकात की। दोनों से बातें हुई, कैमरे पर भी और बिना कैमरे के भी। और बातचीत के बाद मुझे लगा कि दोनों बहुत खुश हैं। सीमा को ज़मानत मिली, बाहर आई है। उसने एक बात कही, मैंने उससे पूछा कि कम से कम वीज़ा के बिना आई हो, यानी लीगल तरीके से तुम इंडिया में दाखिल हुई हो, तो केस तो बनता है और ये जुर्म है। उसने कहा जो भी हो, मैं अब पाकिस्तान जाना नहीं चाहती हूँ, मैं यहीं अब रहना चाहती हूँ, मरना भी हो तो यहीं मरूंगी, और मैं सचिन के अलावा और किसी के साथ नहीं रहूँगी। इत्तेफाक से सीमा के पति ने सऊदी अरब से एक वीडियो रिलीज़ किया है, और उस वीडियो में अपील किया कि मेरी बेगम यानी सीमा को वापस पाकिस्तान भेज दो हमारे पास। उसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी अपील की है। तो अपने इंटरव्यू जो आप देखेंगे इस अभी आगे, सीमा और सचिन से जो मैंने पूरी बातचीत की है, तो मैंने इसके बारे में पूछा कि आपके पुराने शौहर ने एक वीडियो जारी किया और आपको कह रहे हैं कि वो भारत सरकार पाकिस्तान भेज दे, तो आपका क्या कहना है, और क्या आपने सुना? तो सीमा का कहना था मैंने वो वीडियो सुना और देखा, और वो झूठ बोल रहा है। उस शख्स ने मुझे कब का छोड़ दिया, 4 साल से हम अलग हैं, वो सऊदी में है 19 से, और वो मुझे बहुत मारता पीटता था, मेरे ऊपर मिर्चियाँ फेंकता था। उसने यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से भी अपील की सीमा ने कि गुजारिश करूंगी उनसे कि वो मुझे यहीं मेरे पति के साथ रहने दें। उसने ये भी बताया कि उसके 4 बच्चा सचिन को पापा कहते हैं। कैसे पाकिस्तान से शारजा और शारजा से फिर नेपाल और नेपाल से हिंदुस्तान का पूरा सफ़र तय किया, सीमा ने उस कहानी को भी बयान किया। इश्क कैसे हुआ, कब शुरुआत हुई, ये भी बताया। जब दोनों मार्च में इसी साल पहली बार नेपाल में मिले, काठमांडू एयरपोर्ट के बाहर, जब सीमा शारजा से पहुंची और यहाँ से सचिन बाय रोड, तो उस पहली मुलाकात की रियल में आमने सामने, क्योंकि अब तक वर्चुअल दुनिया में दोनों मिल रहे थे, तो उस वक्त के उन दोनों के जज्बात क्या थे उसके बारे में बताया। उसने ये भी बताया कि मार्च में ही जब वो दोनों पहली बार मिले थे, तब कैसे उन्होंने वहाँ शादी की थी एक मंदिर में। ये भी बताया सीमा ने कि जब अब बिछड़ने का वक्त आया मार्च में, 1 हफ्ता साथ रहने के बाद, तो जब 2 दिन बाद दोनों को अलग होना था, वो 2 दिन तक दोनों सिर्फ रोते रहते थे। ये भी बताया। सचिन ने भी बताया कि उसके पूरे परिवार ने उसे अपना लिया है और अब वही उसकी ज़िंदगी है। घर वालों से भी जो मैंने बात की अलग से, वो लोग भी बहुत खुश। पड़ोसियों से कुछ बात की कि आपके अब मोहल्ले में एक पाकिस्तानी बहू आई है, तो वो लोग भी खुश। तो कुल मिला के सभी खुश हैं। लेकिन मुझे लगा कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो सीमा और सचिन से पूछना ज़रूरी था। सीमा को हिंदी बहुत अच्छी आती है। उसने बताया कि उसको सचिन ने सिखाया। उसने हिंदी फिल्में बहुत देखी हैं, उसने बजरंगी भाईजान भी देखी। और मैंने एक सवाल भी पूछा कि बजरंगी भाईजान में सलमान खान तार के नीचे से पाकिस्तान आने जाने की बात हो रही है और आप सड़क के ऊपर से बिना वीज़ा के हिंदुस्तान आ गई, उस पर भी जवाब दिया। तो ये सारी बातचीत, सारी सीमा यहाँ तक कैसे पहुँची, उनका इश्क कैसे परवान चढ़ा, फ्यूचर क्या है, अगर भेज दिया तो क्या होगा, नहीं भेजा तो आगे ज़िंदगी कैसे चलेगी, ये सारी बातें आज सीमा और सचिन से डायरेक्ट पूछी, ताकि हमारी क्राइम तक, फैमिली तक सीधे डायरेक्ट वो बात उन तक पहुँचे। तो ये पूरा इंटरव्यू सीमा और सचिन के साथ जो मैंने किया, जो उनसे बातचीत की, आप सुनिए और इसके बाद अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।
तो ये इंटरव्यू सुनिए। इस वक्त हमारे साथ वो दो लोग हैं जिनकी चर्चा पिछले कई दिनों से पूरे देश में हो रही है। एक है सचिन और दूसरी है सीमा। सीमा को सरहद भी कहते हैं। सरहद दो मुल्कों के बीच होती है। हालांकि कहते हैं कि प्यार करने वाले कभी सरहद को नहीं मानते। आज इन दोनों से बात करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि आखिर सीमा सरहद पार कर हिंदुस्तान क्यों चली आई। क्या सचमुच ये सब कुछ प्यार में हुआ? क्या सचमुच प्यार अंधा होता है? या सचमुच आज के ज़माने में इस तरह का भी प्यार देखा जा सकता है? तो शुरुआत आपसे सीमा। कराची में रहती हैं आप, पाकिस्तान से। हिंदुस्तान दूर है वहाँ से, और आप पाकिस्तान से अकेली 4 बच्चों को लेकर हिंदुस्तान चली आई। क्या वजह थी? इनका प्यार था सर, कैसा प्यार था? बेइंतहा, सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं अकेली वैसे भी रहती थी और पति मेरे इतने अच्छे नहीं थे जितने अभी अच्छे बन रहे हैं। इतने अच्छे बिल्कुल ना थे जितने भी अच्छे बनने की ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से उनकी बातों में ध्यान ना दें, ठीक? नहीं, मैं शुरू से आपसे जानना चाहता हूँ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिश्तों के बारे में भी आप जानती हैं, वैसे ही ठीक ठाक नहीं है, तनाव बना हुआ है। और ऐसे में एक सीमा नाम की 28 साल की एक लड़की या औरत कहूँ, अपने 4 बच्चों को लेकर एक अनजान देश में यूं ही चले आती है बिना वीज़ा के। तो इतना बड़ा जोखिम आपने लिया? लेना पड़ा सर। अब 2 ही रास्ते थे, या वहाँ रह के रोना ही था, यहाँ ट्राई करना था। अगर मैं पकड़ी भी जाती ना तो मुझे ये दुख ना होता कि मैंने कोशिश ना करी, वरना सारी ज़िंदगी पछताती कि मैंने कोशिश ही ना करी सचिन के पास जाने की। काश मैं कोशिश करती। मैंने कोशिश करी और कामयाब हो गई। मैं पहले इंडियन वीज़े से आना चाह रही थी, पर मुझे इंडिया का वीज़ा नहीं मिला सर, तो मजबूरन मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। पहले तो हम मिल चुके नेपाल, ये भी आए, मैं भी आई। इन्होंने बॉर्डर क्रॉस करा, इनको मतलब सारे इन्फॉर्मेशन मिली बॉर्डर में कैसे होता है। हम 7 दिन साथ रहे, घूमे फिरे, शादी करी, बहुत अच्छे से एंजॉय करा हम दोनों ने। वहीं पे खाना पीना, होटल सब कुछ था। फिर मैं चली गई, बच्चे पीछे ही मेरी चाची के और बहन के पास थे, तो मैं वापस चली गई। मुझे जाना पड़ा बच्चों के कारण ना। शायद मैं तब नहीं भी जा रही थी, तो मुझे इन्होंने कहा कि चली जाओ। शायद मैं खुद गर्ज सी हो गई थी, पर ये ना हुए। मैं ये जानना चाहता हूँ सचिन आपसे, आपको इनसे प्यार कैसे? सर पबजी से हुआ था। आप पबजी खेलते थे? हाँ जी, पबजी में मिले थे। पबजी में मिलने के बाद नंबर एक्सचेंज करा। नंबर एक्सचेंज करने के बाद धीरे धीरे ये कब की बात है? कितना वक्त हुआ? 2020 की। 2020 में जब पहली बार आप पबजी खेल रहे थे, या पहली बार इनसे आमना सामना कैसे हुआ था, वो अगर कहानी बताना। वो खेलते खेलते ही जी, मैं काम पे जा रहा था तो खेलते खेलते ही ऐसे ही पबजी में बात करते हैं, जैसे फ़ोन पे होती हैं बात, ऐसे बात भी हो जाती है, पबजी भी खेलते हैं। तो ये बोली मैंने कि लो मेरे पास, जैसे मांगते हैं गन फन वैसे मांगते हैं पबजी में। तो मैं दुकान पे जा रहा था, तो क्या कहते हैं, मैंने एक गेम खेला इसके साथ, रखने के बाद फिर मैं दुकान पे काम करने लगा, मैंने फ़ोन रख दिया। उसके बाद फिर मैं छत पे सो रहा था। फिर उसके बाद ये 10 बजे करीब, 9 बजे करीब ऑनलाइन आई थी। फिर हम दोनों साथ में खेले। फिर यहाँ पे कम आता था खेलना, मैं थोड़ा ठीक खेल लेता था, ज़्यादा भी ठीक नहीं, हाँ खेल लेता था। तो क्या कहते हैं, हमने ऐसे ही पबजी खेलते खेलते 15-20 दिन खेल कर हमने फिर नंबर एक्सचेंज करा। नंबर एक्सचेंज करने के बाद क्या कहते हैं, धीरे धीरे प्यार में हम बदलते हुए चले गए। जब नंबर एक्सचेंज किया, पबजी खेल रहे थे, तो पता था कि ये पाकिस्तान से हैं? जी सर। इन्होंने खुद बताया था? जी सर, फिर बताया था। तो नंबर एक्सचेंज करा। मैं ये सोचता था कि वहाँ की लड़की सब, जानकारी नहीं थी ना, तो वहाँ की लड़की सभी ऐसी होती हैं, और यानी कि एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात थी ना, तो मैं ये सोचता था सब लड़की वहाँ की ऐसी होती होंगी, मार धाड़ में, जैसे वो हिंदुस्तान के बारे में बुरा सोचती होंगी। तो इस तरीक़ा की इसमें कुछ बात ऐसी नहीं थी। तो सर ऐसे ही धीरे धीरे ये कहती थी मैं इंडिया वाले से बात कर रही हूँ। तो ऐसे ही धीरे धीरे बात व्हाट्सएप पे होते होते हमारा प्यार धीमे धीमे बढ़ता हुआ चला गया। 2021 में सोचा कि हम तेरे बगैर नहीं रह पाएंगे या तू मेरे बगैर नहीं रह पाएगी। तो 2021 में हमें जानकारी तो थी नहीं कि पासपोर्ट वीज़ा कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, कहाँ पर बनते हैं। तो यूट्यूब पर सब सर्च मारा कि यूट्यूब पर के व्हाट्सएप उस पर कि पासपोर्ट कैसे बनता है, वीज़ा कैसे बनता है, टिकट कैसे लगती है, कहाँ पर लगती है, कौन सी जगह पर लगती है। तो हमें 1-1.5 साल कम से कम वहाँ पर जानकारी करते करते ऐसे ही लग गई। पहले इंडिया नहीं, उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप
आपको पहली बार कब एहसास हुआ कि अब सच में प्यार हो गया और हम साथ ही रहेंगे, चाहे वो हिंदुस्तान या पाकिस्तान? 2021 में ही। बट आपको लगता था कि आप दोनों मिल पाएंगे दोनों देशों को देखते हुए? लगता तो नहीं था, जब मिले थे, जब जब लगा कि हाँ हम मिल चुके हैं, फिर हम कह रहे थे आपस में, तू वहाँ से आ गई, मैं यहाँ से आ गया, हम दोनों साथ हैं, ऐसे इस तरीक़ा की फीलिंग आ रही थी। तो नेपाल में इसने सब चीज़ ओके करा लिया। ओके कराने के बाद नहीं, मैं नेपाल तक पहुंचूंगा, अभी पाकिस्तान में ही रह रहा हूं मैं, क्योंकि पाकिस्तान की कहानी पहले आपकी पबजी गेम से दोस्ती हुई, बातचीत हुई, आपकी शादी हो चुकी थी और 4 बच्चे हैं। शादी कैसे हुई थी आपका? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वो लव मैरिज थी या क्या? लो, लव मैरिज नहीं थी, खाली कोर्ट मैरिज थी, लव मैरिज बिल्कुल ना थी। ऐसा था कि मेरा पास कोई कज़न था, मतलब खलनायक था, पसंद करते थे मैं उनको। वो मुझे कहता था रिश्ता मांगा, सबको पता होगा कि ये पसंद करते हैं, तो पसंद का आपको पता होगा, अगर पाकिस्तान से हो, बिलोंग करते हैं, तो पाकिस्तान में पसंद की शादी नहीं होती, आमतौर पर बिल्कुल भी नहीं होती। हाँ, शहर में अब होती होगी तो अलग बात है, पर गाँव में बिल्कुल, मैं गाँव से शुरू में पैदा बड़ी गाँव में ही हुई हूँ, तो बहुत बहुत मतलब कहा गया कि इसने ऐसे कैसे हो सकता है, ये ऐसे हम रिश्ता नहीं करेंगे। तो मेरी इसी कारण मेरे पापा ने मेरी इनसे हैदर से मैरिज करा दी, कागजी। मेरे मामा राज़ी ना थे, मेरे मामू जो है ना, वो कोई भी राज़ी ना था हैदर से। अब तक इनके कारण मेरे मामू बात अब तक मुझसे, तो आपकी शादी मर्जी के खिलाफ हुई? ये हैदर को पता है कि मजबूरी के कारण हुई, अगर उसे कोई पर्सनली पूछे तो। उसके बाद 4 पहला लड़का 15 में हुआ था मुझे, हाँ, उसके बाद दूसरी लड़की हुई, उसके बाद तीसरी, और मुन्नी जब मेरे पेट में थी ये चले गए थे। कहाँ गए थे? सऊदी अरब। तो आप दोनों की लड़ाइयाँ हुआ? बहुत हुआ करते थे, शुरू से लेके हम बहुत लड़ते थे, बहुत मारपीट होती थी हम दोनों में, ये वहाँ के मोहल्ले वाले बता सकते हैं। और ये हैदर से भी कोई पूछ ले कि आपने कभी इसको पत्नी को मारा नहीं, कि कभी आपने इसके, ऐसा हुआ कई बार उसने मेरे मुंह में मिर्चें फेंक दी। ईद के ही दिन थे, मेरी दूसरी लड़की पैदा हुई थी, तब की बात है, तो बहुत लड़ाई होती थी हम दोनों में। कई बार मेरे पापा बीच में आए, एक महीना मैंने इनसे, तब भी मैंने इनसे तलाक लेना चाह रही थी, पापा घर 1 महीना रही, फिर मेरी बड़ी बहन ने नहीं लेने दी, लड़ाई करी मुझसे और मुझे पापा घर से जाने को कहा, तो मैं चली आई गुस्से में। तो आप दोनों फिर अलग कब से थे? आप अलग अलग कब रह रहे थे? जब मेरी इनसे बातचीत ज़्यादा होने लगी ना, तब भी वो मतलब शक की नज़र से देखते थे तब वो पाकिस्तान में थे? ना, वो आए नहीं वापस, कभी भी नहीं आए। किस साल में गए थे वो? 19 में। तो 19 के बाद 23 तक नहीं आए? अब तक नहीं आए थे। तो मतलब जब वो नहीं थे उसके बाद फिर इधर सचिन से आपकी दोस्ती हुई? दोस्ती हो गई, हाँ। तो जब पहली बार आप दोनों को जब प्यार हुआ तो आप दोनों कब मिले थे उसके बाद पहली बार नेपाल में? 10 मार्च 10 मार्च जी 2023। 2023 में। आप कैसे पहुंची नेपाल? मैंने टिकट करवाई, जैसे टिकट होती है वहाँ से टिकट करवाई। फहद भाई, सैयद फहद अब्बासी एजेंसी है वहाँ पे कराची शहर में, नर्सरी के पास में ये आइस डिपो लोकेशन है, तो वहीं पे हमने टिकट कराई थी सैयद फहद अली शाह से। उसमें मैंने सब बच्चों की भी करा रही थी, तो अब्बू की डेथ के कारण बच्चों की मैंने फहद भाई से पैसे वापस ले लिए थे, तो उन पे मेरे मतलब 2 लाख में, तब मैंने फिर दोबारा टिकट करवाई फहद भाई से। तो आप अकेले वहाँ से मिलने के लिए निकल गई, आपको डर नहीं लगा था? डर, वैसे तो डर नहीं लगा कि क्या होगा, कोई मुझे मार तो नहीं देगा, गवाह तो नहीं कर गया, इस तरह का कोई डर नहीं था। कंफ्यूज ज़रूर थी कि क्या, मतलब मैंने ये भी देख रखा था यूट्यूब से कि मतलब एंट्री केस पर पहली बार मैं एयरपोर्ट में घुसी थी तब। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग धोखा देते हैं, तो आप तो पबजी के ज़रिए सोशल मीडिया पे मिले, आपको लगा नहीं जिस लड़के से, अनजान लड़के जिसको देखा नहीं, हिंदुस्तान से है वो, और उससे मिलने जा रही, तो आपको डर नहीं लगा था इस बात, धोखा हो सकता है? मुझे डर नहीं लगा, मुझे इन पर बहुत विश्वास था, और मैं खुद को बहुत मजबूत समझती हूँ। मैं समझती हूँ मतलब देश हो कुछ भी हो, जब तक बंदा खुद टेढ़ा ना होगा, खुद गलती ना करेगा, कुछ भी नहीं हो सकता। तो कराची से आप फिर फ्लाइट से कहाँ, दुबई से नेपाल पहुँची हैं डायरेक्ट? शारजाह से नेपाल। शारजाह से नेपाल, और ये वहाँ से? ये मुझसे पहले, मतलब मैं अभी निकल ही रही थी, ये मुझसे पहले नेपाल में ही थे। मैं सुबह को निकली ना, जिस सुबह को, ये पहले से पहुँच चुके थे मुझसे पहले। तो इनको पता था कि आप ये सुबह नेपाल पहुँच रही हैं? हाँ जी सर, मैंने 1 दिन पहले ही वहाँ की NCL सिम थी, वो सिम मैंने वहाँ जगह ली थी, बॉर्डर पे पहुँच कर ही 1 दिन पहले, यानी 9 मार्च को सुबह को ही मैंने वहाँ पर NCL। आप दोनों की पहली मुलाकात आमने सामने कहाँ पर हुई? काठमांडू, वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काठमांडू। आप एयरपोर्ट के बाहर इनका इंतज़ार कर रहे थे? जी सर। तो आपने इनको देखते ही पहचान लिया था? हाँ जी सर, फ़ोन पे थे, इनके तुम कहाँ हो, इनकी मैं आऊँ, इनकी ब्रेड केस में वहाँ से लेकर आ रही हूँ, तो देख लिया था इनकी, ये रहा मैं यहाँ पे।
पहला रिएक्शन जब आप दोनों एक दूसरे को आमने सामने देख रहे थे, एक बार पहली बार आमने सामने आप मिल रहे थे, तो आप दोनों की उस वक्त क्या रिएक्शन था, क्या भावनाएं थी? कोई पता ही नहीं क्या रिएक्शन थी, क्या वो था। इतनी खुशी मिल रही थी कि बहुत खुशी मिल रही थी। तो एयरपोर्ट पे आप दोनों मिले, इसके बाद फिर कितने दिन रहे वहाँ पर? 7 दिन सर, 7 दिन। मैं 7 दिन, बच्चे अकेले थे तो मैं 7 दिन की टिकट कराई थी। तो जब आप काठमांडू में थे बच्चों से बात करती थी? हाँ, वीडियो कॉल पे हमारी बात होती थी। मैंने अपनी बहन को कहा था मैं लाहौर घूमने जा रही हूँ, इनको हटा के मैं वीडियो कॉल पे बात करती थी उनसे व्हाट्सअप पे। घर वालों को तब पता नहीं था? उनको लाहौर का पता था। किसी फिर आप दोनों ने नेपाल में शादी की? बिल्कुल कर- कहाँ, कैसे, उसके बारे में बताओ। वो वहाँ पे एक टैक्सी ड्राइवर भी थे, उनका नंबर भी था इंडिया, अभी तो उनने फ़ोन तोड़ दिया। उनकी हेल्प से पशुपतिनाथ गए हम लोग, शाम मतलब शाम के ही समय था, तब करी हमने। वहाँ बहुत अच्छी मंदिर है, बहुत सुंदर है वो, वहीं पे। तो 7 दिन रहने के बाद जब आप दोनों अलग हुए, एक को हिंदुस्तान आना, एक को पाकिस्तान, तब किस वादे के साथ अलग हुए? यही कि दोबारा मिलेंगे। मैंने कुछ सुबह शाम कहती थी, जब जैसे दिन आ रहे थे ना, मैंने कहा सचिन हम दोबारा मिलेंगे ना, कहते थे हाँ मिलेंगे। मैं बहुत 2 दिन हम बहुत रोते रहे। फिर लास्ट के 2 दिन बचे ना, 17 को मुझे जाना है, 15 के बाद हम बहुत रोते रोते गुजारे। और वो मेरी वीडियो मेरी टिकटॉक आईडी में और मेरी इंस्टा की आईडी में पड़ी है कि बहुत बुरा हशर था। फिर मैंने इसके साथ मैंने पूरी पूरी रात हम सोते थे तो मोबाइल ऊपर रख देती थी, वीडियो चलती थी रिकॉर्डिंग। 10-10 घंटे की, 8-8 घंटे की हमारी वीडियोस पड़ी हैं कि मैं जुदा हो जाऊंगी तो देखा करूँगी। और ऐसा ही होता था, जब मैं चली गई तो वही देख देख के मैं सोती थी रात को। हमें तो बहुत आप मार्च में अलग हुई, उसके बाद मई में फिर आप बच्चों को लेकर आने का आपने फैसला कैसे किया? फैसला हमारा पहले से था, बच्चों के तो वीज़े थे ही ना, बच्चों के। और मैंने वीज़े पहले अपने साथ लगाए थे, मुझे बस अपना 2 वीज़ा दोबारा लगवाना पड़ा। बच्चों का पहले का ही वीज़ा था, उनकी 29 मई को डेट एक्सपायर थी बच्चों के वीज़े की। कभी ऐसा हुआ कि सचिन ने आपसे कहा कि नहीं आप इंडिया तो आ जाओ पर बच्चों को मत लाना? नहीं, कभी ना कहा, कभी भी नहीं कहा। हाँ, पैसे कम थे हम पे शुरू में, टिकट 12 लाख ही हो रही थी, पैसे 7-8 लाख थे मुझ पे, क्योंकि मेरे पे 12 लाख थे तो 3 लाख में पहले ख़त्म कराई। तो फिर मैं टेंशन में, हम दोनों टेंशन में थे कि पैसे पूरे कैसे होंगे। तो उन्होंने एक बार अपने लालन से भी मांगे कि थोड़े पैसे दे दो, मैं सीमा को भेज दूँ। तो वो उन्होंने इनको डांट दिया कि फ्रॉड श्रॉड है, छोड़ दे, अगर आना होगा खुद आ जाएगी, तो पैसे वैसे ना है, इनकी लाला ने कहा। तो मैंने कहा तुम रहने दो, अगर नसीब में होगा तो हम मिलेंगे, वरना बस रहने दो। पैसे का इंतजाम कैसे किया? फिर मुझे सस्ती टिकट मिल गई, तब डॉलर ऊंचा था, तब टिकट्स महंगी हाई रेट पे थी। और मैंने फिर जो ना लो सीट, पता नहीं क्या लिखा होता है टिकट्स में, तो उन्होंने मुझे सस्ती वाली टिकट करके दी। आपने जब ये तय हुआ था कि ये इंडिया आएंगे तो चारों बच्चों के साथ आपने कहा था कि अपनाऊंगा? हाँ जी सर, चारों बच्चों के साथ वजह कहा इसकी? था, बच्चों को लिया। बिन माँ के बालक ऐसे ही रहेंगे, हम अपना जीवन वो करेंगे, काटेंगे यहीं पर। बच्चों को लिया, मैं अपनाऊंगा। मैंने खुद भी कहा था, मैंने आज तक इससे ये भी नहीं कहा कि बच्चों को रहने दे, तू ऐसा मत कर, नहीं। मैंने खुद कहा था कि बच्चों को तू लेकर आ, और यही बहाने से, यही कहकर हम जुदा हुए थे पहले नेपाल में। उनकी तेरे बगैर, तेरा वहाँ कोई है नहीं, और बच्चे बगैर माँ के बाप भी नहीं है, और तू भी नहीं रहेगी, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे रहेंगे वहाँ पर। तू बच्चों को लेकर दोबारा आना, जब रहेंगे यहाँ पर। आप पाकिस्तान से फिर बच्चों को लेकर कैसे पहुंची नेपाल? कितने तारीख को निकली और वहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंची, वो कहानी? 10 के 4 बजे निकली शाम में भाई, 4 बजे निकले तो 11 घंटे मेरा स्टे था दुबई में, क्योंकि सस्ती टिकट, जो महंगी टिकट उसमें स्टे कम होता है, 2 घंटे 1 घंटे का, तो मेरी सस्ती टिकट थी। तो 11 घंटे में दुबई एयरपोर्ट में बैठी रही, बच्चों के साथ वेट करती रही अपने जहाज़ का ना। तो दुबई एयरपोर्ट में लोग अच्छे थे, मेरी लड़कियाँ मुझसे उठवाई, जहाज़ में बिठवाई। 5 टिकट करी हमने 6 लाख में, तब रिटर्न भी थी, रिटर्न के साथ 6 लाख हुए हमारे। तो यार दुबई से फिर मैं अगले सुबह को पहुंच गई, सुबह को सवेरे 11 की सुबह को सवेरे मैं पहुंच गई वहाँ काठमांडू। फिर वहाँ से यहाँ तक? फिर वहाँ से उसी सुबह को मैं इन्होंने कहा कि जा न्यू बस पार्क है, हम पहले रह चुके हैं वहाँ होटल में, वहाँ जानने वाले हैं, हमें पहचानते हैं वहाँ लोग, बहुत दोस्तें बन गई, मेरी सहेलियाँ बनी सीता वीता वाली। तो उन्होंने कहा वहाँ जाओ, आराम करो, बच्चे फ्रेश करो, फिर आगे जाना ना पोखरा के लिए। तो मैंने कहा नहीं, मैंने आराम नहीं करना, आराम मैंने कहा मैं भारत आके करूँगी। तो मैं वहीं से सुबह को उसी मतलब टैक्सी पकड़ी, टैक्सी वाला कहा मुझे न्यू बस पार्क उतार दो और मुझे पोखरा के लिए गाड़ी चाहिए। तो उन्हीं ने मुझे वैन पे बिठाया, टैक्सी वाले ने मेरा सामान वैन में रखवाया, 4 सीट हमने कराई। तो वैन से उसी सुबह ही मैं निकल आई पोखरा, शाम तक पोखरा पहुँच गए। तो पोखरा की जो वैन थी ना, उसमें लोग बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे कहा कि मेरी लड़कियाँ उल्टी बहुत करती हैं गाड़ी में, बड़ी वाली जो है बहुत उल्टी करती है, उसकी बहुत तबीयत ख़राब हो गई। तो उन्होंने कहा आप रात यहाँ आराम करो, यहाँ से बस जाएगी डायरेक्ट दिल्ली,
तुम्हें गाड़ी बदलने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से इधर जाओ उधर जाओ तो तुम बच्चों के साथ बहुत जलील हो जाओगी, तो तुम आराम करो, अभी यहाँ से बस जाएगी। मुझे उन्होंने जगह में दिखा कि यहाँ से आपकी टिकट होगी उन आदमियों ने। फिर मैंने वहीं पे एक होटल पहले बुक करा, बच्चों को खाना खिलाया, फिर उस होटल वाले ने मुझे बताया कि ये जगह है, तो वहीं से मैंने बस वाले से बात करी, तो उन्होंने मना कर दिया कि बस फुल है, तुम अभी नहीं जाएगी। फिर उन्होंने मुझसे नंबर लिया कि दूसरी बस जाती है, अगर जगह हुई तो मैं आपको बता दूंगा। तो मैं होटल पे चली, उन्होंने कहा सो जाओ रात को, तो मैं सो गई। उस रात हमने आराम करा, बच्चे ने खाना वाना खाया। फिर उसका फ़ोन आया कि हाँ गाड़ी जा रही है 15,000 नेपाली में, 3 टिकट होंगी आपकी, तो आप जा सकती हो। तो मैं बहुत खुश हो गई। फिर इनका नाम लिखवाया, अपना नाम लिखवाया, बच्चों के जो इंडियन नाम रखे थे हमने वो लिखवाए, और एड्रेस पूरा इनका मतलब था वो लिखवाया, और फिर टिकट हो गई। तो नेपाल बॉर्डर पे, इंडिया बॉर्डर पे आपकी कोई पूछताछ नहीं हुई? नेपालियों ने नहीं करी, इंडियन एक ही ऑफिसर आए थे, उन्होंने पूछताछ करी थी। तो उन्होंने क्या पूछा, आपने क्या बताया? एड्रेस पूछा कहाँ से हो, तो मैंने इनका एड्रेस पूरा बता दिया, रब्बूपुरा का। इनको अपना पति शो करा। तो जब यहाँ आई पहली बार, आप एक तरह से ससुराल ही कहूँगा अब आ गई, तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग थी, उस वक्त आपके जज्बात क्या थे? जब मैंने इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करा ना, मैं बहुत खुश हो गई, मैं झूम उठी सच में। फिर मैंने कानों में हैंड फ्री लगा के बड़े स्पीकर में गाने चला के अपने कानों में बहुत खुश हुई मैं। फिर मुझे इतनी मतलब खुशी हो रही थी कि मैं इंडिया में हूँ। यहाँ ससुराल आकर कैसा लगा पहली बार आप जब पहुँची, यहाँ दाखिल हुई? बहुत अच्छा लगा। बहुत मेरी इच्छा थी यहाँ आना, इच्छा के कारण ही हम जेल में पड़ गए। इनको मैंने कहा वकील करो, मैंने घर जाना। ये जो इच्छा कारण, ये सारी हिंदी क्या है, इन्होंने सचिन ने सिखाई? मैंने खुद सीखी है इनकी सुन सुन के। और हमारे यहाँ मैं ज़्यादा वो ड्रामा में देखती हूँ, तेनाली रामा बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो उसमें शुद्ध हिंदी बोली जाती है, तो वहीं से। हिंदी फिल्में भी देखती हैं आप? बहुत, हमारे यहाँ देखी ये फिल्में जाते हैं इंडियन। एक बजरंगी भाईजान फिल्म आई थी, देखी थी आपने? बजरंगी भाईजान की कहानी ये थी कि सलमान खान एक बच्ची को पाकिस्तान की थी, मुन्नी, उसको छोड़ने के लिए जाता है और वो तार के नीचे से जाने की बात होती है। आप तो सड़क के ऊपर से, वो भी बिना वीज़ा के आ गई हैं। लक की बात है। सलमान खान ने सोचा नहीं था ना, सोचता तब भी सलमान खान अच्छा तरीका निकालता ना, एम मट्टी के नीचे से चला गया। यहाँ आकर अब आप खुश हैं? बहुत। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि योगी जी से हमारे लिए ये रिक्वेस्ट करें कि मुझे यहाँ रहने दिया जाए, बस मुझे यहाँ की नागरिकता मिल जाए और मैं वापस नहीं जाऊँ। आप पाकिस्तान नहीं जाना चाहती हैं? जो आपके पुराने शौहर हैं गुलाम हैदर, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है और सऊदी अरब से और अपील की है कि हमारी बेगम को वापस पाकिस्तान भेजा जाए। उस वीडियो को आपने देखा? जी देखा। आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहूँगी। वो मतलब दिखावा कर रहा है सिर्फ, ठीक है, वो दिखावे के अलावा कुछ नहीं कर रहा। मैं नहीं जाऊँगी। वो सबको मतलब मोदी जी का नाम ले रहे हैं, ये सिर्फ ड्रामा ही कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। कोई प्रेम नहीं है उनके यहाँ इंडिया के लिए या मोदी जी के लिए या किसी के भी लिए। वो सिर्फ मुझे वापस बुलाएंगे, फिर जो मेरे साथ होगा वो मुझे भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या होगा। पत्थरों से मारेंगे मुझे। 1% को अगर मान के चलते हैं, अगर वो कह रहे हैं आप पाकिस्तान पहुँच गए, तो आपको लगता है पाकिस्तान में आपके साथ क्या होगा? मार देंगे, बता तो रही हूँ, पत्थरों से मारेंगे। थू थू तो ज़माना कर रहा होगा अभी से ही मुझे, फिर तो मेरा बहुत बुरा असर होगा। मैं नहीं जाऊँगी सर। आप जाना नहीं चाहती हैं? खुद भी नहीं जाना चाहती, क्योंकि मैं ये हिंदू, अगर ये मुस्लिम होते फिर भी अलग बात है। ये हिंदू हैं तो इसके लिए मुझे कोई भी माफ़ नहीं करेगा। मैंने अगर धर्म छोड़ा ये वो करा। आप सचिन, चूँकि अब मामला पुलिस तक गया है, अब ये इन्होंने बिना मतलब वीज़ा के एंट्री की है, तो एक तरह से वो कानून तो टूटा है। जी सर। लेकिन अब आप क्या चाहते हैं? आप तो हम ये चाहते हैं कि मोदी जी से और योगी जी से मेरी निवेदन ये है कि हम दोनों की बस शादी करा दें, और हमारे घर वाले भी रखने के लिए तैयार हैं। घर वाले बोल रहे हैं कि तुम्हारी शादी उस तरीका की कराएंगे जो हिंदू धर्म में घर पे की जाती है, ब्याह शादी की तरह उस तरीका की कराएंगे। जितना होगा, जिस तरीका की होगी उस तरीका की कराएंगे। जितना की यानी कि इतने वो तो है नहीं हम, तो जितना आपके घर वालों का पूरा सपोर्ट है? जी सर, पूरा सर। आपके बच्चे हालांकि उम्र कम है, फिर भी वो यहाँ आकर उन्हें इस बात का एहसास है कि वो इस वक्त कहाँ है? एहसास है इनको पापा कहते हैं। ये जब मेरे पति तो वो तो इतना बात ना करते थे, इनको तो ये पापा ही कहें। मेरा बड़ा लड़का है वो भी पापा बोला है इनको। छोटी लड़की तो बोलती है ही पापा मेरे, किसी और को तो है ही ना। और उसे पता है कि वो इस वक्त हिंदुस्तान में है? हाँ पता है, उनको भी इस बात की खुशी है मेरे बड़े लड़के को कि हम हिंदुस्तान में हैं। आपके चलिए पति को छोड़िए, शौहर को छोड़िए, आपके जो घर वाले हैं, माँ बाप, भाई बहन, हाँ, उनको तो अब सारी जानकारी है, उनका रिएक्शन क्या है? उनसे तो बात ही नहीं। मेरे पापा मम्मी है नहीं, अच्छा नहीं। बड़ी बहन की शादी हो गई, छोटी बहन और भैया हैं बस।
और उनकी भी कल शादी हो जाती तो वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहते। पिसती तो मैं ना वहीं पे, पिटाई तो बेइज्जती सब सब मेरे साथ होता, बहुत बुरा होता। हैदर मुझे बहुत धमकी देते थे। अगर आपको उससे कांटेक्ट है ना तो पूछ लीजिए कि आप इसको धमकी देते थे। आप उसे झूठ मूठ में कहिएगा कि उसने हमें सबूत दिखाया कि आप उसको धमकी देते थे, तो आपको बताएंगे अगर सच्चे हैं तो वो देते थे कि ना। चलिए आखिरी सवाल, बहुत बार किस्सों में, कहानियों में, फिल्मों में, आजकल जैसे आप दोनों की कहानियाँ हर तरफ है देश में, सुनते हैं प्यार प्यार प्यार। एक होता है कि प्यार अंधा भी होता है, ये भी कहा जाता है। सरहद पार कर लिया आपने, अब आने के बाद आपको यहाँ कई दिन भी हो गए, जी बहुत समय तो आपको लगता है कि आपको जो मंजिल चाहिए थी वो मिल गई? मिल गए, अब लगता है मिल गए। कल तक भी नहीं लगता था। कल तक भी वहाँ जेल की औरतें कुछ मुझे डरा रही थी कि हम 6 साल से पढ़ी हैं, 8 साल से पढ़ी हैं, 10 साल से पढ़ी हैं। वहाँ पढ़ी थी औरतें, बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। तो वो पड़ी हुई थी, मुझे भी तब भी मैं भी डरती थी। फिर मैं वहाँ जेल में सबको कहती थी मेरे पति और मेरे बच्चों को छोड़ दो, मैं यहाँ फिर भी ठीक हूँ। क्योंकि बहुत बच्चों के लिए बहुत बुरा था वहाँ पे। अफ्रीकन भी थी, अजीब से मतलब ड्रेसिंग थी उनकी, बहुत अजीब सी लैंग्वेज, छिछोरापन, मतलब बहुत मतलब ऐसे जैसे होती हैं कैदी लोग। कोई बच्चा चोर थी, कोई पति के मर्डर में थी, कोई कैसी थी, कोई कैसी थी ना। तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। इस बात से मैं बहुत रोती थी कि बस मेरे बच्चे और ये छूट जाएं। मैं फिर भी रह ले, मैं किसी कोने में पड़ी रहती थी हमेशा। तो ये बहुत टेंशन थी मेरे बच्चों की बस। तो ये है सीमा और सचिन, और इन दोनों की कहानी इस वक्त पूरे देश में है। और यहाँ पे जब मैं आया सो वेलकम बैक दोस्तों और यूट्यूब चैनल मिस्ट्री फाइंडर। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है राजेश और मैं हूँ डॉक्टर देव। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद जो हमारे पत्रकार भैया है उसने तो उसको बहुत सारे प्रश्न पूछे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, पर आम नॉर्मल क्वेश्चन जो होते हैं वही यहाँ पे पूछे गए हैं जो एज ए पत्रकार पूछने चाहिए, वही क्वेश्चनिंग थे। लेकिन मुझे इस वीडियो देखने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं दिमाग में। जो सीमा जी जो है उसका बोलने का तरीका, उसका ऐसे मतलब उंगलियों प्रेस करना, नाखून खाना उन वहाँ से मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। दूसरी बात कि उसने कहा कि वो गांव में पढ़ी लिखी है और गांव में ही बड़ी हुई है, लेकिन उसकी जो हिंदी देखी है मैंने उस हिसाब से मेरे को नहीं लग रहा है कि वो गांव में पढ़ी हो या उसकी पढ़ाई बहुत कम हो, ऐसा कुछ मेरे को दिख नहीं रहा। और कई सारे उसने इंग्लिश वर्ड्स भी बीच बीच में बोले, उस हिसाब से मेरे को तो डाउटेबल लग रहा है। क्योंकि हम शहर में रहते हैं फिर भी हमारा जो मदर टंग होता है, जो हम जहाँ पे गांव में हम रहते हैं और गांव की जो भाषा है, हम कितना भी बोला, अभी जो मैं भी बोल रहा हूँ तो थोड़ा बहुत ऐसा आपको लगेगा कि मैं गांव का बंदा हूँ। कोई भी हाँ, वो आपका लहका जो बोलते हैं ना वो थोड़ा बहुत आ ही जाता है। लेकिन इस वीडियो में मैंने कहीं पे भी उसका ऐसा गांव वाला या तो पाकिस्तान का जो उर्दू का जो लहका होता है वो कहीं पे भी मैंने नहीं देखा, कहीं पे भी नहीं, एक वर्ड्स भी नहीं। और वो बोल रहे कि सचिन ने उसको हिंदी सिखाई। यार इतने कम समय में आप इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेते हो? तो ये सब कुछ कम समय में हुआ नहीं है, मेरे को थोड़ा बहुत डाउटेबल लग रहा। हाँ, मैं लव के खिलाफ नहीं हूँ, अभी से बोल रहा हूँ, प्यार के खिलाफ नहीं हूँ। प्यार बहुत ही अच्छी चीज़ है और सबको प्यार बांटना भी चाहिए, प्यार करना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यही प्यार की मैं बात कर रहा हूँ। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, प्यार के खिलाफ। लेकिन ये जो वाक़या है हिंदुस्तान के साथ बहुत ही बार हो चुका है पहले भी। और दूसरी बात है कि सरकार ऐसे ही आपको शादी करने की मंजूरी नहीं देगी जब तक उसकी जांच खत्म ना हो जाए। अभी भी जांच एजेंसियां उसके साथ जुड़ी हुई है, उस पर रिसर्च मतलब जांच कर ही रहे। ये बोल रहे हैं कि 2000 उसका है ना, मैंने और भी वीडियो देखे उसमें जो ये 2020 बोल रहे हैं ना, तो वो वहाँ पे डबल स्टेटमेंट मेरे को लग रही है। और वो सीमा जो पत्रकार भाई से वो जो बोल रहे थे ना उसका जवाब तुरंत दे दी, तुरंत मतलब एट ए टाइम और सही तरह से सही ढंग से जवाब दे दी। तो वहाँ पे लगता है कि ये पहले से पूरी तैयारी की हुई हो, वही बंदा जवाब ऐसे दे सकता है। लेकिन अभी हमारे सामने कोई पत्रकार आ जाए और हमें डायरेक्टली पूछने लगे क्वेश्चन तो हम थोड़े बहुत इधर उधर होते ही, बट ये कहीं पे भी इधर या उधर नहीं हुई। जो क्वेश्चन पूछा एट ए टाइम उसने जवाब दिया। तो भाई पाकिस्तान से है तो थोड़ा बहुत डाउट तो लगेगा। लेकिन मैं अभी भी फिर से बोल रहा हूँ, सचिन और सीमा आपका जो यही प्यार सच्चा है तो हम उसके खिलाफ नहीं है।
आगे जाके हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों आपका क्या राय है इस वीडियो को देखने के बाद? आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपने ध्यान से ही देखा होगा, और आपने हमारे ये चैनल पे आप नए हो और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपकी क्या राय है, आप क्या कमेंट करना चाहते हैं, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आप हमें ज़रूर बताइए। और आप क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो भाई, और शेयर हाँ और शेयर करना ना भूलो। और सब्सक्राइब किया है तो यार एक बेल आइकन छोटा सा होगा, उसको आप दबा दीजिए ताकि आपको हमारे हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर। और दोस्तों तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, आप आपकी फैमिली को भी खुश रखिए। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।